देखिए, इस देश के जो है ये पूरा देश और हर घर इस समय बट गया है। मोदी भक्त और मोदी के जो भी काम है उसके ऊपर सवाल करने वाले लोग। एक तरफ अंधविश्वासवादी लोग हैं और दूसरी तरफ तर्कवादी लोग हैं। तर्कवादी लोगों का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर दाभोलकर जैसे लोग रहे हैं, गौरी लंकेश जैसे लोग रहे हैं, प्रोफेसर कुलबर्गी जैसे लोग रहे हैं, गोविंद पानसारे कौन जी से? जैसे लोग रहे हैं। ठीक है। और दूसरे तरफ अंधभक्त हैं। वो कहें ताली तो ताली और कहें तो थाली और जब कहें अंधेरा तो अंधेरा करने वाले लोग रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो सोचने समझने वाले विवेकशील लोग हैं वो हर चीज पर सवाल करते हैं और हर चीज पर सवाल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया, मोदी जी तो इसी देश के हैं। मोदी जी तो किसी कहीं बाहर से आए नहीं हैं। उनको इस बात की समझ नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग इस देश की सबसे बड़ी समस्या रहा है। इस देश में जो जाति प्रथा रही है जिसे मनुवाद कहते हैं, उस मनुवाद के अंदर अस्पृश्यता सबसे बड़ा इस समाज का विकार रहा है। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है और ये विषय आज तक हल नहीं हो पाया है। जब आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हो तो उसका मतलब क्या हो गया? किससे डिस्टेंसिंग बनी इस देश के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से। तो डिस्टेंसिंग बनी, मुसलमानों से डिस्टेंसिंग चाहते थे ना, तबलीग की हमारे बीच में जो दो मेहमान है उसमें एक जो सबसे खास मेहमान है, राकेश जी को तो आप देख ही रहे हैं, काफी दिनों से आप उनसे मिल ही रहे होंगे। लेकिन आज हमारे बीच में एक खास मेहमान है डॉक्टर सुनीलम। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सुनीलम वही व्यक्ति हैं जो किसानों के लिए संघर्ष करते आए हैं। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि ये पूरे भारत के अंदर में जो किसानों की लगभग 250 उनके जो संगठन है, संघर्ष समितियां हैं, आप उसके संयोजक हैं। और डॉक्टर सुनीलम 60 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं और जिस देश के अंदर में विभिन्न जो किसानों की समस्याएं होती है ऐसे मामलों में वो अपनी आवाज को मुखर करते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। और उनका परिचय ये बहुत ही छोटा है। उनका जो अगर मैं ज्यादा प्रोफाइल अगर उनसे लेना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, तो मैं आपको उनसे खुद रूबरू करा के आपसे उनका बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता दोस्तों, आज हम चर्चा किस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। आज की जो वर्तमान स्थिति है देश की, उस विषय पर चर्चा करेंगे। और जो लॉकडाउन की समस्या है, लॉकडाउन जो हुआ है, सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं, उस पर हम कुछ समीक्षा करेंगे या चर्चा करेंगे। और हम सुनीलम सर से चाहेंगे कि वे अपनी इस पर सारी प्रतिक्रियाएं और दें। कुछ सवालों पे अपन डॉक्टर साहब से उनके जवाब भी लेंगे। जी 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 राकेश जी। तो उसके पहले मैं चाहता हूं सुनीलम सर, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को आप अपना जी, संक्षिप्त में परिचय दीजिए। ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ही है कि मेरी पैदाइश भोपाल की है। मेरा गांव मड़खेड़ा टप्पा जो है वो गांव जो है बेगमगंज के पास में है। और जो मैं पला बढ़ा हूँ वो ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर इस समय मैं अपने पिताजी के साथ में मैं हूँ। और जो है मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो ग्वालियर के साइंस कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई है। पीएचडी मैंने जो डॉक्टरेट किया है वो बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। उसके बाद में जो है मैं मेलबोर्न में रहा इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न्स इंजरीज के अंदर, और फिर सीएसआईआर के साथ, आईसीएमआर के साथ मैंने काम किया है। और पूरी दुनिया के 60 मुल्कों के अंदर मैं एज ए यूथ लीडर जो है एज ए यंग सोशलिस्ट मैं गया हूँ। और बाकी तो पूरा जो है वो सब बैतूल से जुड़ा हुआ है, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है और तमाम सारे संगठनों से जुड़ा हुआ है। और 2 बार विधायक भी रहा हूँ मुल्ताई से, और वहाँ के किसानों ने मुझे विधायक 2 बार बनाया है। और किसान का जो आंदोलन है जिसमें 24 साथी शहीद हुए थे उसकी जानकारी भी पूरा देश को है। और इस समय आपने जो परिचय दिया उसमें एक बात केवल ये कहना चाहता हूँ कि मैं 250 किसान संगठनों का जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है उसका संयोजक नहीं हूँ। उसके संयोजक वीएम सिंह जी हैं। मैं अच्छा। उसका वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। 22 वर्किंग कमेटी मेंबर हैं, उसके अंदर मैं भी एक हूँ। और जन जो आंदोलन के है संगठन है। जी, मतलब हम वैसे एनएपीएम है, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, जो मेधा पाटकर जी जिसका नेतृत्व करती हैं, वो 350 संगठन है। उसके साथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। समाजवादी समागम एक प्रक्रिया है देश की। समाजवादियों को, गांधीवादियों को, वामपंथियों को, अम्बेडकराइट्स और जन आंदोलन के साथियों को मिल करके
जो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पैराडाइम हो सकता है उसके बारे में, देश के अंदर क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में एक साथ कुछ काम करने की मंशा रखने वाला ये प्रक्रिया है। तो इन सब साथ के चीजों के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारा है, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि जो है जो देखने वाले हैं उनको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बाकी सब तो आजकल गूगल सर्च के ऊपर आप डालो तो गूगल बाबा सब बताते हैं कि डॉक्टर सुनीलम कौन है, कब है, कहाँ हांगकांग में गिरफ्तारी हुई थी जिस आंदोलन में, वो भी बताएगा। नॉर्थ कोरिया में क्या किया वो भी बताएगा। देश में कितने मुकदमे चले, 140 और कितना में क्या हुआ, वो सब कुछ मालूम पड़ेगा। बहुत बड़ा एक अलग परिचय, अलग टाइप का परिचय। राकेश जी आपका भी स्वागत है। आज दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में राकेश जी और मैं, हम दोनों मिलकर डॉक्टर सुनीलम से कुछ सवाल करेंगे। आज की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, जो सवाल मैं भूल जाऊंगा, मैं चाहूंगा राकेश जी उन सवालों को डॉक्टर सुनीलम साहब से करें। क्यों राकेश जी? बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ और बहुत सार्थक चर्चा होगी। निश्चित तौर पर आपने आज वीर बाबा साहब का जो मंच दिया, पासवान जी के लिए बहुत साधुवाद है। साथियों, हमारे बीच में आज एक ऐसी शख्सियत है डॉक्टर सुनीलम, जो मेरे राजनीतिक गुरु है और बचपन से उनको देखकर मैंने इस सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करना की शुरुआत करी। समाजवादी नेता के रूप में, एक अम्बेडकर नेता के रूप में और एक संविधानवादी नेता के रूप में, और जनता की आवाज उठाने के लिए ऐसा शख्स भारत के अंदर आज मौजूद है जिसको हम डॉक्टर सुनीलम के नाम से जानते हैं। और आज हम उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं। बड़ा हमारे लिए खुशी का पल है कि उनसे आज देश की जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी चिंतनीय, और उस पर डॉक्टर सुनीलम जी से हम चर्चा करेंगे। पासवान जी, आप सवाल। जी सुनीलम सर, मेरा आपसे जो पहला प्रश्न ये है, जो देश में अभी लॉकडाउन जो तीसरा चरण जो चालू हो गया है, तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन हुआ है उससे भी बेहतर कुछ अलग कदम उठाए जा सकते थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो आपकी क्या इस पे राय है? ये जो लॉकडाउन मोदी सरकार ने जो फैसला किया है, क्या सही है इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए? क्या वो मजदूरों, किसानों के हित में, जनता? देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन पूरी दुनिया में एकमात्र विकल्प नहीं माना गया है, और हमारे यहाँ पर जो लॉकडाउन किया गया वो बस यही बचा है, और अगर लॉकडाउन नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा हमें बताया गया। पहली बात तो ये है कि भारत सरकार को जानकारी कब लगी और भारत सरकार ने कब कार्रवाइयां शुरू की। तो आप अगर देखेंगे तो जो WHO ने बताया, WHO ने ये कहा कि हमने जानकारी 30 जनवरी को हमने पूरी दुनिया में अलर्ट कर दिया था कि जिस तरीके के पैंडेमिक पहले हुए हैं, ये 6वीं बार हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया को जो है उन्होंने अलार्म करने का काम किया था 30 जनवरी को। तो वो जब अलार्म आ गया था, मतलब वो एक हाईएस्ट किस्म का अलार्म है, उसके बाद में कुछ नहीं होता। तो उसके बाद ही मतलब उनकी WHO की अपेक्षा रहती है कि सब देश अपने अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू करेंगे। तो सवाल है कि 30 जनवरी के बाद में मोदी जी ने क्या क्या काम किया, क्या क्या काम वो कर सकते थे। मेरा कहना यह है कि काम जो करने की जरूरत थी, इसमें अभी क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं हम लोग, जिसे एक कहते हैं शारीरिक दूरी बनाने की बात है ना। आप जो है जो भी 6 फीट की दूरी आप माने, है ना, एक डिस्टेंसिंग की बात है, एक हाथ धोने की बात है, एक मास्क लगाने की बात है। तो 30 जनवरी के बाद में 31 जनवरी को अगर पूरे देश को, मोदी जी को तो शौक ही है मन की बात करने का और देश प्रदेश के नाम जो है अपने प्रसारण करने का, तो वो प्रसारण लेकर के अगर ये कहते हैं कि भाई मुझको हाईएस्ट किस्म का अलर्ट मिला है WHO से, और मैं ये 3 बातें कहना चाहता हूं आपसे, और ये 3 बातें आप शुरू करें, और सरकार इसकी तैयारी के अंदर जुट रही है, और आप भी इसके लिए तैयार हो जाइए। और उसके बाद में वो पहला काम ये करते कि इस देश के अंदर जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं, और उन सब महिलाओं का जो कि पूरा नेटवर्क पूरा बना हुआ है, उनके नाम है, रजिस्टर्ड है एक एक महिला का, उन सबको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के माध्यम से वो लाइन अप करते कि भाई हम सबको कपड़ा दिलाएंगे, एक डिजाइन भेजेंगे और इलास्टिक भेजेंगे,
तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि 15 दिन के अंदर इस देश के अंदर, मतलब कि अगर हम 31 जनवरी से काम शुरू करते तो फिर 15 फरवरी तक इस देश के अंदर सब लोगों के लिए मास्क आसानी से तैयार इस देश की केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के द्वारा हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो जो होता कि आपका ये हाथ वाथ धोने का काम तो खुद ही लोगों को करना है, उसके लिए तो कोई विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इसका इंतजाम कराने का है, सैनिटाइजर्स का, वो आप सब कुछ आप कर देते। और फिर उसके बाद में जो मास्क के बाद में, इसके बाद में जो आपका था कि भाई देखिए इसके अंदर ये 3-4 चीजें होती हैं, जो बात लॉकडाउन के बाद में कहना शुरू हुआ कि इसके अंदर इस तरीके की खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, इसमें बुखार होता है और इसमें सांस जो है आपकी जो है अटकने लगती है। तो अगर ये 3-4 चीजें किसी को हो, वो तुरंत अस्पताल पहुंचे और हम उसका इलाज करने की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। ये काम इनको करना चाहिए था 31 जनवरी को, क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन हो चुकी थी, लेकिन ये काम इन्होंने नहीं किया। इन्होंने, और जो सबसे बड़ी जरूरत होती है इसमें आदमी को बचाने के लिए केवल और केवल एक चीज लगती है, क्योंकि दवाई नहीं है तो एक ही चीज लगती है, उसका नाम है वेंटिलेटर। तो अगर ये 1 तारीख को जो इन्होंने मार्च के अंदर जाकर के जो बोला कि बेल जो है वो 30,000 बनाएगा, उसमें से अभी कितने बने ये भी हमें पता करना चाहिए। तो अगर उसी दिन ये ऑर्डर चले जाते हैं, है ना, पूरे बाकायदा ओपन टेंडर करते कि हमारे पूरे देश के अंदर हमारे को जरूरत है, हमारे को कम से कम हमारे को 5 लाख 10 लाख जो है वो टोटल वेंटिलेटर्स इस देश के अंदर चाहिए, और हम पूरी दुनिया की कंपनियों की निविदा बुलाते हैं और हमें वेंटिलेटर्स चाहिए और हम अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है बेड्स के इंतजाम का काम शुरू कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो काम इन्हें करना चाहिए था 31 जनवरी से, वो काम इन्होंने थाली बजवा के 22 तारीख से शुरू किया। मतलब कितना लेट हो गया अब आप सोचें, है ना जी, है ना। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सरकार ने, जैसे राज्य सरकार ने, अलग-अलग सरकार ने कोटा से स्टूडेंट को बनाने की व्यवस्था करी, और वही देश का लाखों मजदूर और जो सड़कों पर आया, और उनकी वो जो सड़कों पे हजारों किलोमीटर पैदल चला, तो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं इसमें दोहरा चरित्र तो सरकार का नहीं है कि मतलब स्टूडेंट और वो जो स्टूडेंट भी वहां पे पढ़ रहे हैं और मजदूरों की स्थिति। मैं राकेश जी, मैं उस पर आ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि लॉकडाउन के पहले ही आप अगर मोदी जी ये बात कह देते, है ना, जब अचानक उन्होंने 4 घंटे का नोटिस देके लॉकडाउन किया, 2 महीने तो वो लेट हो चुके थे। फर्स्ट स्टेप तो मैंने बता दिया क्या होना चाहिए था। सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए था कि पूरे 15 लाख लोग जो 30 जनवरी से हमारे देश के अंदर 23 मार्च के बीच में आए, वो 15 लाख लोगों का बाकायदा आवश्यक तौर पे क्वारंटाइन उनको किया जाना चाहिए था। एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं थी। एयरपोर्ट के ऊपर हर एक आदमी की हेल्थ शीट बन जाती, हेल्थ शीट उसे पकड़ा देते, उसको एक कहते कि तुम जिस जिले के अंदर हो वहां पर जाओ और ये हेल्थ शीट तुम्हारे को सीएमओ के यहाँ पर ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी और वहां पर 15 दिन का क्वारंटाइन तुम अपने घर में रहोगे और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना और तुम्हारी बार बार जांच होगी। ठीक है, ये 15 लाख लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों के माध्यम से वायरस आया। तो मेरा कहना यह है कि ये वायरस एयरपोर्ट पर ही रोका जा सकता था और एयरपोर्ट से अगर वो लोग अपने घर पे चले जाते तो घर में भी रोका जा सकता था और ये जो पूरी मौतें हुई ये भी टाली जा सकती थी और ये लॉकडाउन भी पूरे तरीके से टाला जा सकता था। और आपने जो सवाल उठाया कि आखिरकार ट्रेन तो चलानी पड़ी और ट्रेन झक मार के चलानी पड़ी, मजबूरी में चलानी पड़ी, है ना। कहा था कि केवल बस चलेंगी क्योंकि पूरा देश चाहता था कि ट्रेन चले, सब राज्य चाहते थे कि ट्रेन चले। तो ट्रेन किसी की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये हमारा एक सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का साधन है और सबसे सुरक्षित साधन है। तो अगर मोदी जी चाहते तो जब इन्होंने अनाउंस किया था 2 महीने बाद सो के उठे, तो जब सो करके आप उठे, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सो करके उठे जैसा मसला नहीं है। एक तो होता है कि आप मतलब आपकी जो लापरवाही है, दूसरी है कि आपराधिक लापरवाही है, आपका क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस ये है कि आप तो जो है बाकायदा अहमदाबाद में आप बुला करके
अमेरिका के ट्रंप को बुला करके आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। आप मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार को आप गिरा करके अपनी सरकार को आप बैठाने का काम कर रहे थे। तो आप जो है तिकड़म के अंदर पूरा लगे हुए थे, आपको सब कुछ मालूम था, जानबूझ करके आपने किया। लेकिन आपने 22 तारीख को जिस दिन आपने ताली थाली बजवाई, उस दिन भी अगर आप ये कह देते कि भाई जिसको जहां जाना है, मैं वक्त दे रहा हूं 7 दिन का, मैं स्पेशल ट्रेनें लगवा रहा हूं, मैं स्पेशल बसेस लगवा रहा हूं, और जिसको जहां पर जाना है 7 दिन में चले जाइए, और 7 दिन के बाद में हमको कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो मुझको ये लगता है कि जो राकेश जी आपने जो चिंता व्यक्त की है, और जो करोड़ों लोग जो इस देश के प्रताड़ित हुए, रास्तों में प्रताड़ित हुए, प्रवासी जिनको मजदूर कहा जाता है, मैं तो कहता हूं कि वो दिहाड़ी मजदूर हैं या दैनिक वेतन भोगी हैं, या वो इस देश की रीढ़ हैं, या इस शहरों की भी रीढ़ हैं, जो जाकर के पूरा जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और पूरे शहरों को चलाने का काम, साफ सफाई से लेके डोमेस्टिक वर्क से लेकर के उसकी पूरी की पूरा सभी कुछ इंतजाम वही करते हैं। तो जिसको जाना होता वो चला जाता, जिसको रुकना होता वो रुक जाता। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि राज्य सरकारें, जिनको इतनी बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, कि आप सोच रहे हैं कि भाई अगर 50 लाख आदमी बाहर का है ना, बंबई के अंदर, तो फिर और दिल्ली के अंदर अगर है 30-40 लाख आदमी, तो उसका इंतजाम तो राज्य सरकार को करना पड़ा ना, तो उसे नहीं करना पड़ता, वो अपने गांव में जाता और उसकी सूचना साथ में जाती। क्योंकि यहां पर जैसे ट्रेन अब चल रही है ना, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेन, आप हर ट्रेन की आधी कैपेसिटी के अंदर ऑनलाइन बुकिंग करके, टिकट करके आप सबको भेज देते, और जो आदमी उतरता उसकी टेस्टिंग होती चलती, या तो यहाँ टेस्ट कर लेते स्टेशन के ऊपर, उसका जो भी आपको टेम्परेचर वगैरह जो आजकल देखा जाता है वो कर लेते, या आप जहां पर पहुंचता वहां पर कर लेते, और वो हर व्यक्ति जो है इस देश का, हर जिले का रजिस्टर्ड हो जाता पूरे देश के अंदर। आपके पास में एक पूरा डाटा पूरे देश का आपके पास तैयार हो जाता। ये नंबर 1 की बात है, जो आपको लॉकडाउन की या तो जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप ये सब कर लेते तो इंतजाम कर लेते, और अगर लॉकडाउन करना भी पड़ता तो ये जो पूरी पीड़ा देश को भोगनी पड़ी, क्योंकि राकेश जी को तो पीड़ा नहीं है, डॉक्टर सुनीलम को भी पीड़ा नहीं है, जो लोग अपने घरों पर बैठे हैं, जिन्हें खाना मिल रहा है, जिन्हें उनके माँ बाप खिला रहे हैं, या उनके पति खिला रहे हैं, या पत्नी खिला रही है, या कहीं से भी इंतजाम है, उसको तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिसको भूख, जिसे लाले पड़ रहे हैं भूख के, हम लोगों ने उपवास अभी किया, पूरे देश के लाखों लोगों ने उपवास किया, एक दिन का सॉलिडरिटी के अंदर किया। हम लोग भूख का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग भूख का मतलब भूल जाते हैं, इसलिए उपवास करते हैं। हालांकि रोजे भी इस समय चल रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो लॉकडाउन के विकल्प बहुत सारे मतलब हमारे पास में मौजूद थे, लॉकडाउन अंतिम विकल्प था। बिना विकल्प किए अगर पूरी दुनिया के अंदर ताइवान जैसा देश, जो कि पूरा चीन के साथ में सटा हुआ है, जहां पर कि वुहान की फ्लाइट दिन में कम से कम 50 फ्लाइट जाती हैं, वो अगर देश बिना लॉकडाउन के बच सकता है, तो आप नहीं बच सकते क्या? बच सकते थे, लेकिन आपको लगा कि आपको जैसे एक दिन आपको इल्म हुआ तो आपने नोटबंदी कर दी, तो आपको एक दिन इल्म हुआ तो आपने लॉकडाउन करने का काम कर दिया। आपने विकल्पों के बारे में सोचा नहीं, आपने स्टेट्स को आपने जो है विश्वास में लेने का काम नहीं किया। ये देश जो है वो संघीय ढांचे वाला संविधान है भारत के अंदर, तो और हेल्थ जो है वो सब्जेक्ट स्टेट का है। आपको जो कुछ करना था स्टेट के चीफ मिनिस्टर से करना था, उनको ग्रेविटी बता देनी थी, उनसे आपको ये कहना था कि देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आप ही की गवर्नमेंट है, आपको जो चाहिए, कितने आपको वेंटिलेटर चाहिए, कितने आपको बेड्स चाहिए, आईसीएमआर की मतलब जो हमारी रिसर्च यूनिट है उसका आपको क्या क्या मदद चाहिए, जो कुछ चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। स्टेट आप चला रहे हो, स्टेट की जानकारी आपको है, आप लोग सब कुछ करिए, हमसे मांगते जाइए, हमें जो कुछ असिस्टेंस करना है हम आपको करेंगे। लेकिन उन्होंने सब कुछ केंद्रीकृत करने का काम किया। उन्हें लगता है कि मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। ये गलतफहमी एक जमाने में कभी इंदिरा गांधी को पैदा हुई थी, और लोगों ने उस गलतफहमी को दूर करने का काम इमरजेंसी के बाद में किया था। मैं कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी मोदी जी को पालने का काम किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। और इस समय भी
लॉकडाउन उन्हें ठीक है, अच्छा किया, ग्रीन जोन जो ग्रीन उसमें आ गए बेल्ट में, उनके लिए काफी सारा रियायतें की हैं, लेकिन ये लॉकडाउन को भी आप बढ़ाने की इस तरीके से जरूरत नहीं थी। आप जो है जब अब आप सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर ट्रेनें आप लेबर एक्सप्रेस चला रहे हैं, है ना, आप श्रमिकों के लिए अगर ट्रेन चला रहे हैं, तो आम पैसेंजर के लिए ट्रेन क्यों नहीं हो सकती भाई? हर स्टेशन के ऊपर जो है आप एकदम फिक्स कर दीजिए कि इस स्टेशन पे इस जगह के इतने ही लोग चढ़ सकते हैं, वो सब चीजें मालूम है, कितने टिकट बिकते हैं कहां पर किस ट्रेन के, ये सब कुछ है, सब डाटा आपके पास मौजूद है भाई। लोग आज जो है, मान लीजिए मैं हूं, मैं जाता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी जो है मुल्ताई पहुंचूं, बैतूल पहुंचूं, ठीक है, मैं आज यहाँ पर भोपाल स्टेशन के ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा, मेरा जब नंबर आएगा तब मैं यहाँ से मुल्ताई चला जाऊंगा। नंबर कब आएगा? हर ट्रेन के अंदर आधे आधे जो है मतलब सोशल डिस्टेंस जो आप कह रहे हैं शारीरिक दूरी मेंटेन की जाएगी, बसेस मेंटेन की जाएंगी, हर आदमी का नंबर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब कुछ चलाया जा सकता है। लेकिन आप जो इतने समय तक लोगों को आपने लॉकडाउन में रख करके सब व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की, वो तो ये है कि इस देश के अंदर जो एक सेक्टर है, सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों का जो एक सेक्टर है, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तो बात हुई है, ये सही है कि डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, सब्जी वाले, किराने वाले, उन लोगों ने ही लॉकडाउन के अंदर इस समय देश को चलाया है, लेकिन जो सामाजिक सरोकार लेने के जो बात वाले हैं, उन्होंने भी इस देश को चलाया है, उनका नाम कहीं पर आया नहीं है। किसी ने अपने पूरे खेत की सब्जियां बांट दी हैं, किसी ने जितनी प्रॉपर्टी थी वो अपनी लगा करके अपने पूरे मोहल्ले की मदद की है। हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने आम लोगों की मदद करने का काम किया है। ऐसे लोगों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अंदर शामिल करना चाहिए। और ये जो 50 लाख वाला आपने बीमा वाला किया था, बहुत अच्छा किया, ये 50 लाख सबके लिए होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 200 लोग जिनकी मौत हुई है, उन 200 लोगों को भी ये 50 लाख रुपया जो कोरोना से मरे हैं, जो रास्ते में साइकिल में मरे हैं, जो पैदल चढ़ते हुए मरे हैं, उन सबको भी ये दिया जाना चाहिए 50 लाख रुपया। बिल्कुल। सुनीलम जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया कि आपने विकल्पों की भी बात की, आपने बताया कि लॉकडाउन नहीं तो क्या किया जा सकता था, आपने वो सारी बातें इसमें बता दी। लेकिन इसी दौरान में एक शब्द आपके बीच मैंने शब्दों से आपने जो बात बयान दिया उसमें सुना मैंने, सोशल डिस्टेंसिंग। मोदी जी बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करे, अपने घरों में रहे, लोगों से मिला नया, लेकिन काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय भी हमें एक होना चाहिए। लोग हमेशा सरकार की आलोचना कर रहे हैं और काफी लोग एक सवाल और जोड़ रहा हूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ये दो चीजों को मेरा आप इन चीजों का सवाल का जवाब। देखिए, इस देश के जो है ये पूरा देश और हर घर इस समय बट गया है। मोदी भक्त और मोदी के जो भी काम है उसके ऊपर सवाल करने वाले लोग। एक तरफ अंधविश्वासवादी लोग हैं और दूसरी तरफ तर्कवादी लोग हैं। तर्कवादी लोगों का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर दाभोलकर जैसे लोग रहे हैं, गौरी लंकेश जैसे लोग रहे हैं, प्रोफेसर कुलबर्गी जैसे लोग रहे हैं, गोविंद पानसारे जी जैसे लोग रहे हैं, ठीक है। और दूसरे तरफ अंधभक्त हैं, वो कहें ताली तो ताली और कहें तो थाली तो थाली, और जब कहें अंधेरा तो अंधेरा करने वाले लोग रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो सोचने समझने वाले विवेकशील लोग हैं वो हर चीज पर सवाल करते हैं और हर चीज पर सवाल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया, मोदी जी तो इसी देश के हैं, मोदी जी तो किसी कहीं बाहर से आए नहीं है। उनको इस बात की समझ नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग इस देश की सबसे बड़ी समस्या रहा है। इस देश में जो जाति प्रथा रही है, जिसे मनुवाद कहते हैं, उस मनुवाद के अंदर अस्पृश्यता सबसे बड़ा इस समाज का विकार रहा है। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है और ये विषय आज तक हल नहीं हो पाया है। जब आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हो तो उसका मतलब क्या हो गया? किससे डिस्टेंसिंग बनी इस देश के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से। तो डिस्टेंसिंग बनी, मुसलमानों से डिस्टेंसिंग चाहते थे ना। तबलीगी जमात को आपने जो है टारगेट करने का काम किया ना। लोगों को आपने ये नहीं बताया कि भाई उसकी परमिशन किसने दी। बंबई के अंदर परमिशन नहीं दी तो तबलीगी जमात वहां नहीं हो पाई। दिल्ली के अंदर परमिशन मिली तो भाई दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी ना। और परमिशन के बाद में जब प्रोग्राम हो गया और वो लोग जब जाना चाहते थे और जाने के लिए पास मांग रहे थे तो आपने कहा रुको रुको रुको, हम देते हैं। और फिर आपने नहीं दिया और फिर आपने कहा कि ये लोग तो छुपे हुए हैं,
फिर आपने बता दिया कि पूरे दुनिया के अंदर पूरे सबसे ज्यादा जो कैरियर है वो तबलीगी जमात के लोग हैं। आज वो पूरे लाइन लगा के प्लाज्मा देने के लिए खड़े हैं, उसका प्रचार करने को आप तैयार नहीं हो कि वो तो पूरे देश के एक एक जो व्यक्ति पॉजिटिव है उसको बचाने के लिए खून देने को तैयार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द है वो इस देश के लिए एक धब्बा है। इस देश के अंदर जाति प्रथा ने कुछ लोगों को समाज से अलग थलग किया हुआ है और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग शब्द के लिए उन्हें अचानक लॉकडाउन के लिए भी माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को, और सोशल डिस्टेंसिंग की लिए माफी मांग करके शारीरिक दूरी बना करके रखें, ये उनको देश के लोगों से कहना चाहिए। क्योंकि अब तो खुद ही कहना पड़ रहा है ना, झक मार के कहना पड़ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, है ना, किसी के प्रति आप बीमार जो है उसके प्रति आप भेदभाव का नजरिया नहीं रखिए। तो भाई जब बोल रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके तो राइटर्स होते हैं ना, आपके तो बाकायदा जो है प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है वो कहने के लिए मन की बात रहती है ना, सब कुछ स्क्रिप्ट तैयार रहता है ना, आप तो पढ़ने का काम करते हो ना। तो फिर जब आपको आपके जो सलाहकार हैं, आपको जिस सलाहकार ने आपको सोशल डिस्टेंसिंग शब्द दिया था उसको तुरंत सैक करना चाहिए आपको, और आपको ये कहना चाहिए कि ये शब्द हमारे लिए एक धब्बा है और मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।